गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्ध क्लासेस में। और इसमें हम पढ़ रहे हैं टेंथ क्लास की साइंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दें और उनको भी इस यूट्यूब चैनल से ऐड करें। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। देखिए, इससे पहले मैंने 2 वीडियोज बना रखे हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पहले बता चुके हैं। ये जो चैप्टर है वो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास की साइंस का। और ये जो चीज़ें हैं वो हमारे और किस में काम आ सकती है? जैसे आपका जो सीईटी होगा उसमें काम आ सकती है। जिसको जनरल साइंस पढ़नी हो उनके भी ये सारी अभिक्रियाएं हैं वो क्या होंगी? आगे काम आएगी। ठीक है, चलिए अब हम एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, फिर देखेंगे अपचयन क्या होता है, फिर ऑक्सीकरण व अपचयन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कुछ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। ये जो ऑक्सीकरण जो अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना। और आपको एक बात बता दूं, जब भी इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और आपको एक बात और बताती हूँ, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? ऋणायन तत्व। ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? ऋणायन तत्व। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऋण तत्व का जुड़ना। ऋण तत्व का जुड़ना। ये जो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होती है? हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना। और आपको बताएं कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? घन तत्व। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? घन तत्व। यानी हाइड्रोजन का हटना यानी क्या होगा? घन तत्व का हटना। घन तत्व का हटना। तो अब देखिए, और घन तत्व का हटना और जो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? कोई भी तत्व हो, कोई भी धातु हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हम यौगिक ले रहे हैं उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। और क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग। जहाँ भी ये सारी प्रोसेस इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहाँ जहाँ ये सब जो अभिक्रियाएं होगी वो सारी अभिक्रियाएं किस में आएंगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ये सब किस में आएंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आएंगे। ये सब किस में आएंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। चलिए हम इसके एक एक एग्जाम्पल पढ़ लें। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अब देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था कि जल का निर्माण। क्या बताया था? जल का निर्माण। जल का निर्माण। अब आपको पता होगा जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। तो अब देखिए हाइड्रोजन जो गैस है वो किससे अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? H2O जल। तो अब देखिए जो हाइड्रोजन है उसके साथ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और देखिए आपको मैंने पहले बताया था जो मैग्नीशियम का जो रिबन है उसका दहन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे 2 है तो 2 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम तो क्या था? सॉलिड। और ऑक्सीजन क्या है? गैस। ये जो बनेगा वो पदार्थ बनेगा, ये भी क्या होगा? सॉलिड होगा। तो अब देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे?
ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैं लेती हूँ 2HI। ठीक है। इसको जब मैं क्या करूँगी, गर्म करूँगी तो एक हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक कौन बनेगी, आयोडीन बनेगी। ठीक है। आयोडीन सॉलिड होता है, सॉरी, आयोडीन सॉलिड होता है और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जब मैं इसको गर्म करती हूँ तो ये देखिए इसमें हाइड्रोजन निकल रही है ना, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। इसका एक और मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। देखिए मैंने सोडियम धातु ली, सोडियम धातु को मैंने क्या किया, गर्म किया। तो जब भी गर्म करती हूँ तो क्या होगा, सोडियम क्या होगा, सोडियम प्लस बनेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या बनता है, घनायन। क्या बनता है, घनायन। जो प्लस चिन्ह होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, घनायन पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। 2 नंबर पर जो आपकी है वो कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग। जुड़ने को क्या बोलते हैं, योग। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग या फिर हाइड्रोजन का संयोग। और हाइड्रोजन जो है वो आपको पता है घन तत्व है, तो इसमें और क्या बोलेंगे हम इसको, घन तत्व का जुड़ना, घन तत्व का जुड़ना। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन हटती है। और अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन क्या होगी, इसमें हटेगी। यानी इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्सीजन क्या होता है, ऋण तत्व होता है। तो ऑक्सीजन का हटना यानी क्या होगा, ऋण तत्व का हटना, ऋण तत्व का हटना। अब देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसमें क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। और आपको पता है जब भी कोई भी तत्व हो या यौगिक हो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या बनाता है, ऋणायन। क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। ठीक है। अब हम इसके एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए इसमें मैंने पहले आपको क्या बताया, हाइड्रोजन का योग। देखिए मैं लेती हूँ, क्या लेती हूँ, एक I2 हाइड्रोजन गैस ली और एक I2। I2 क्या होती है आपकी, आयोडीन। और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। I2 का क्या है, आयोडीन। आयोडीन आपको पता है किस में होती है, सॉलिड अवस्था में। हाइड्रोजन किस में होती है, गैस अवस्था में। क्या बनेगा, 2HI, 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का योग क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। और इसका दूसरा मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था, इसका जो दूसरा जो था वो क्या था कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। देखिए अब जैसे मैंने ये लिखा Cl2 गैस, Cl2 गैस क्या करेगी, क्लोरीन जो गैस होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी और क्या बनाएगी, 2Cl- यानी क्लोराइड ऋणायन बनाएगी। इसका नाम क्या है, क्लोरीन। इसका नाम क्या है, क्लोरीन। जी लगा रखा है, यानी क्लोरीन क्या है, गैस है। यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, ऋणायन। देखिए माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड आयन। इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड आयन। ये किसके एग्जाम्पल्स है, ये है अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण, अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या क्या अंतर है। देखिए एक तरफ मैं लिखती हूँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखिए अब ऑक्सीकरण की मैंने क्या क्या परिभाषा बताई आपको। ऑक्सीकरण में मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऋण तत्व होता है। तो ऑक्सीजन ऋण तत्व होता है तो और क्या बोलेंगे हम, ऋण तत्व का जुड़ना, ऋण तत्व का जुड़ना। अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का
जुड़ना। और हाइड्रोजन मैंने आपको क्या बताया, घन तत्व होता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, घन तत्व का जुड़ना, घन तत्व का जुड़ना। ठीक है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगी, तो इसमें क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। अब हाइड्रोजन क्या होता है, घन तत्व, तो हम क्या लिखेंगे, घन तत्व का हटना, घन तत्व का हटना। और मैंने क्या बताया ऑक्सीकरण में, इसका उल्टा इसमें लिखो, इसमें हाइड्रोजन हट रही है, इसमें कौन हटेगी, ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। अब देखिए ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऋण तत्व होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ऋण तत्व का हटना, ऋण तत्व का हटना। अब देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और कोई भी धातु हो, कोई भी यौगिक हो, जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या बनता है, घनायन बनता है। और जिसके घनायन के अंक ज्यादा होंगे, जो भी यौगिक होगा, जो तत्व होगा ज्यादा घनात्मक है, मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ज्यादा है। जब उसमें 1+ चार्ज बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है, त्याग, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो क्या बनते हैं, ऋणायन, क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। ठीक है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ उदाहरण के द्वारा। उदाहरण देखिए, इसमें जो आपके जो सबसे जो आपकी किताब में जो सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है वो कौन सा उदाहरण है, इसमें दिया गया है कि आप जो है ना कॉपर की पहले किससे अभिक्रिया कराओ, ये जो कॉपर है इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 2। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण का जो अपचयन होता है वो ऑक्सीकरण का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगी, तो आप कॉपर ऑक्साइड को जब गर्म करते हो तो कॉपर धातु बनती है, और क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, प्लस का चिन्ह है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है। इसमें जो दूसरी जो उदाहरण दिया गया आपका क्या है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का हटना। देखिए हाइड्रोजन का हटना मतलब मैं क्या करूंगी, जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है उसको जब गर्म करती हूँ तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और क्या बनती है, आयोडीन सॉलिड बनता है। ठीक है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन क्या हो रही है, हट रही है, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है, हट रही है। हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा इसमें मैं क्या लिखूंगी, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए मैं क्या लिखूंगी, हाइड्रोजन और आयोडीन, आयोडीन सॉलिड होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, दोनों आपस में जुड़ती है और क्या बनता है, 2Hi। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपको ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो समझ में आए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो आपके क्या दिया गया है, आगे दिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे का टॉपिक क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है, अपौपचय अभिक्रिया, अपौपचय अभिक्रिया या अपोपचयन अभिक्रिया, अपोपचयन अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नाम से पता चल रहा है, अपोपचयनी अपचयन प्लस उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या होता है, अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है, साथ साथ में होती है। देखिए इसमें क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, अपोपचयन अभिक्रिया। अपोपचयन अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, जैसे इस नाम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, एक तो अपचयन बनेगा और एक क्या बनेगा, उपचयन बनेगा। और उपचयन हम किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण को बोलते हैं। उपचयन किसको बोला जाता है, ऑक्सीकरण को बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह है रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। मतलब ऑक्सीकरण जो होगा, आपको पता है ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। यानी जिसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। वह अपचयन अभिक्रिया में उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है वो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, उसको ग्रहण किया जाएगा। अपचयन अभिक्रिया में उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए इसमें मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि CuSO4 का नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया मैं किससे करवाऊंगी, आयरन से करवाऊंगी। आयरन से करवाऊंगी। देखिए इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0 है। मतलब इसमें आयरन में किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। अब आगे क्या होगा, ये जो आयरन है वो किसकी जगह लेता है, कॉपर की जगह लेता है। तो उत्पाद में क्या बनता है हमारे पास, कॉपर सल्फेट की जगह क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर धातु। तो धातु होती है वो सॉलिड होती है, ये क्या होगा, एक्वस होगा। ये भी क्या होगा, एक्वस। इसका जल्दी विलीन होगा, ये सॉलिड होगा। अब इसमें देखिए ये जो आयरन है ये क्या हो गया, आयरन से आयरन +2 में आ गया। इसमें आयरन की 0 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें आयरन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इस ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये जो CuSO4 है इसमें कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है। कॉपर किस अवस्था में, इसमें +2 में। और इसमें कॉपर कितने में आ गया, अब 0 में। तो कॉपर की +2 से क्या आ रही है, 0 अवस्था आ रही है। मतलब ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है, इसका घट रहा है। ऑक्सीजन अंक का घटना क्या कहलाता है, अपचयन। अब देखिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट। और ये क्या हो जाएगी, कॉपर धातु। अब देखिए एक और चीज बताती हूँ। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की तरह कार्य करता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह। और जिसका अपचयन होता है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। अब देखिए इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, तो अब देखिए ऑक्सीकारक कौन होगा, जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीकारक कौन होगा, CuSO4। ठीक है। और अगर मैं आपसे इसमें पूछूंगी अपचायक कौन होगा, तो अपचायक कौन होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है। तो इसमें आयरन किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा। ठीक है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। तो इसको मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसमें मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया। इसमें कॉपर ऑक्साइड लिया। कॉपर ऑक्साइड की मैं अभिक्रिया किससे करवा रही हूँ, हाइड्रोजन से। अब देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगी, कॉपर धातु +H2O लिक्विड। ये क्या बनेगा, सॉलिड। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और ये जो कॉपर जो बन रहा है इसमें ऑक्सीजन क्या है,
नहीं जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसमें क्या हो रहा है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे, CuO को क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, जल। अब देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड है, उससे कॉपर बन रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन होता है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ते ही क्या बन गया, जल बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। जहाँ पे अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको मैं एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, जिंक ऑक्साइड। मैंने क्या लिया, जिंक ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई कार्बन के साथ। कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है। अब देखिए इसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड। अब देखिए क्या होता है, ये सी का मतलब क्या होता है, कार्बन। सी का मतलब क्या होता है, कार्बन। तो अब देखिए इसमें जो ऑक्सीजन है वो अब क्या होगी, ऑक्सीजन हट जाएगी, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसका नाम क्या होगा, अब जिंक, इसका क्या नाम होगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हटते ये क्या बन गया, जिंक। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट के ये क्या बन रहा है, जिंक। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। इसमें देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है। जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। अब देखिए आगे जो आपके इसमें जो टॉपिक आएगा उसमें आपके ये जो टॉपिक है उसका क्या नाम दिया गया है, उसमें दिया गया है कि दैनिक जीवन में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, या फिर जो ऑक्सीकरण जो अभिक्रियाएं हैं उनका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं, इसमें जो हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसमें दो चीजें बताई गई। एक तो क्या बताया गया है, संक्षारण के बारे में बताया गया है, और दूसरा किसके बारे में बताया गया है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे, विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण, संक्षारण नॉर्मल भाषा में कहते कि क्या, काट लागणु। मतलब कि जो लोहे के ऊपर के वह काट कौन लागेंगे, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है, संक्षारण का उदाहरण होता है। अब देखिए संक्षारण क्या होता है, धातु का वायुमंडल में नमी, आर्द्रता, शुष्क या जलवायु परिवर्तन के कारण या विभिन्न गैसों से अभिक्रिया करके धातु क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु जो होती है, कोई भी धातु हो, वायुमंडल में क्या होती है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, आर्द्रता होती है, या फिर क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, कभी बारिश हो रही है इसे हो गया, या फिर क्या होती है, वायुमंडल में क्या होती है, वायु होती है, इनसे धातु क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, और अभिक्रिया करने के बाद में धातु क्या हो जाती है, संक्षारित। धातु क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण अभिक्रिया। अब देखिए इसमें जो आपको बताया गया है वो बताया गया है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और लोहे पर जंग लगने को आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, कि काट लगना। ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उनमें, या फिर जो लोहा जो बाहर रहेगा, वायुमंडल में रहेगा, और ये मानिए ये कोई लोहे का टुकड़ा है और ये कहाँ पड़ा है, जमीन पर पड़ा है। ठीक है, जमीन पर पड़ा है, और थोड़ी दिनों पहले इसमें क्या आई हो, जब ये जो वायुमंडल का टुकड़ा कहाँ है, जमीन पर है। और ये मानिए कि यहाँ पे क्या हुई है, थोड़े दिन पहले क्या हुई है, बारिश हुई है, वर्षा हुई है।
अब बारिश होने के कारण और वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और बारिश का से क्या मिलेगा, इसको जल मिलेगा। तो ये नमी से, जल से और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये जो लोहा है वो क्या हो जाता है, संक्षारित। जो लोहा है वो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, जिस कारण इस लोहे पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। ठीक है, ठीक है, लोहे पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। अब देखिए लोहे पर जंग लगने को मैं आपको समझाती हूँ। ये जो आयरन जो होती है, आयरन किसको बोलते हैं हम, लोहे को बोलते हैं। ठीक है, आयरन जो होता है वो किससे अभिक्रिया करता है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से, और किससे अभिक्रिया करता है, जल से। तो क्या बनता है, Fe2O3.XH2O। यहाँ पे मैं XH2O के अणु लेती हूँ। तो Fe2O3 क्या होता है, लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र। अगर कोई आपसे पूछे लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र बताइए, लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पे XH2 है, तो मुझे यहाँ H2 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, X लगाने पड़ेगा। यहाँ पर Fe कितने हैं, 2, तो आयरन कितने लेने पड़ेंगे, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3, तो 3 है, तो यहाँ पे कितनी लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन 3। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, 3/2। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3 का आधा, यानी 1.5, 1.5 को 2 से गुणा करोगे कितने होते हैं, 3। तो लोहे पर जंग लगना क्या है, संक्षारण है। ठीक है, अब देखिए लोहे पर जंग लगने को हम संक्षारण बोल रहे हैं। तो लोहे पर जंग लगने से कैसे कैसे बचाया जा सकता है, यानी आगे का जो टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, लोहे को जंग लगने से बचाने के तरीके, बचाने के तरीके। यानी अब लोहा जो है उसके ऊपर जंग नहीं लगे, इसके लिए हम कौन कौन से उपाय करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लोहे पर क्या करते हैं, पेंट। लोहे पर पेंट करना, पेंट करना यानी कलर कर देना, लोहे पर पेंट करना। 2 नंबर पर क्या होता है, लोहे पर हम क्या लगाते हैं, ग्रीस करना। लोहे पर ग्रीस करना। ठीक है, और 3 नंबर पर हम कौन सी विक्रिया का उपयोग करते हैं, यशद लेपन। यशद लेपन, यशद लेपन देखिए क्या होता है, यशद लेपन होता है कि हम विद्युत अपघटन विक्रिया का उपयोग करके जो लोहा है, लोहे पर हम क्या करते हैं, जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं। जिंक धातु की परत चढ़ाना, जिंक धातु की परत चढ़ाना। देखिए अब जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है लोहे की बजाय। तो लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत होगी, लोहे के ऊपर अगर जिंक धातु की परत होगी, तो सबसे पहले अभिक्रिया कौन करेगा, जिंक अभिक्रिया करेगा, लोहा नहीं करेगा। तो लोहा हमारा क्या हो जाएगा, सुरक्षित बच जाएगा, यानी लोहे पर क्या होगी, जंग नहीं लगेगी। ठीक है, यशद लेपन। और यशद लेपन को दूसरा नाम क्या होता है, गैल्वनीकरण। क्या होता है, गैल्वनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे यशद लेपन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना, जिंक धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन या गैल्वनीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, लोहे की बजाय जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक पहले अभिक्रिया करेगा और लोहा हमारा सुरक्षित रहेगा। अब देखिए इसमें आगे कौन कौन सी दी गई है संक्षारण अभिक्रिया में। देखिए इसमें आपकी जो किताब है उसमें बताया गया है कि तांबा या जो कॉपर धातु होती है, तांबा या कॉपर जो होता है वो क्या करता है, वायुमंडल में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपको पता है वायुमंडल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो तांबा या फिर जो है ना ये कॉपर, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। यानी क्या हो गया, अब कॉपर जो धातु थी, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो होते हैं तांबे के जो बर्तन होते हैं, थोड़े दिनों में क्या हो जाते हैं, उन पे हरे हरे रंग की क्या आ जाती है, परत चढ़ जाती है। जो ये हरे रंग की परत होती है वो क्या होता है, कॉपर धातु का क्या हो रहा है, यहाँ पे संक्षारण हो रहा है। कॉपर धातु क्या हो रही है, संक्षारित हो रही है। कॉपर धातु क्या हो रही है, संक्षारित हो रही है। ठीक है, और इसमें जो आपके एग्जाम्पल दिया गया और वो कौन सा दिया गया, इसमें बताया गया कि जो सिल्वर या जो चांदी होती है, सिल्वर या चांदी जो होती है
वो किससे अभिक्रिया करती है? सल्फर से अभिक्रिया करती है। किससे अभिक्रिया करती है? सल्फर से। और सल्फर से अभिक्रिया करके जो चांदी होती है वो क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। चांदी क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। काली पड़ जाती है, यानी चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? काले रंग की परत काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब देखिए, अगर आप है ना कृषि बैकग्राउंड से है तो आपने देखा होगा कि अगर हमने क्या किया, हमारे किसी खेत में हमने क्या किया है, सल्फर का छिड़काव कर रखा है। सल्फर का क्या कर रखा है? छिड़काव कर रखा है। तो जो चांदी के जो भी आभूषण हमने पहन रखे हैं वो अगर हम उस खेत में जाएंगे तो वो जो चांदी के आभूषण होते हैं जैसे पायल, बिंटी, जो अंगूठी, ये सब होती है वो क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है काली जो परत आती है वो किसके कारण आती है? चांदी क्या होती है? सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? जो होते हैं वो ऑक्साइड बना लेती है, या फिर अलग अलग क्या बन जाते हैं? धातु के क्या बन जाते हैं? सल्फाइड बन जाते हैं। धातु के सल्फाइड बनने के कारण इसके ये जो चांदी होती है वो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, यानी चांदी पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जंग लग जाता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये जो है वो अभिक्रिया समझ में आई होगी। संक्षारण का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताना। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता देखिए नाम से पता चल रहा है, विकृत यानी बुरा, गंधिता यानी गंध। तो इसमें क्या हो जाते हैं कि अगर कोई वसा युक्त या जो तेलीय जो सामग्री होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है या उपचयित हो जाती है। देखिए, वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री तेलीय खाद्य जो सामग्री होती है वो वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है या क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है। ठीक है, सामग्री ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित या ऑक्सीकृत हो जाती है। जब वो ऑक्सीकृत या उपचयित होती है तो उसके स्वाद में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो उपचयित हो जाती है, इससे खाद्य सामग्री का स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी क्या होगा? इससे क्या होगा? खाद्य सामग्री का स्वाद और जो गंध है उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, यानी उसका स्वाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ विकृत गंधिता के उदाहरण। देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो आचार है उसके ऊपर क्या आ जाती है? फफूंद आ जाती है। आचार पर फफूंद का आना। आचार होता है वो अगर हम क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं। आचार के डिब्बे को अगर आपने 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ दिया तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? सफ़ेद रंग की क्या आ जाती है? फफूंद आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आचार है उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और क्या बनाया? कोई ऑक्साइड बनाया, या फिर जो आचार है वो क्या हो चुका है? वह उपचयित हो चुका है, जिससे उसके स्वाद में और उसकी गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। स्वाद में या गंध में परिवर्तन आने को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी जो है बुक में दूसरा जो इसका एग्जाम्पल बताया गया है वो किसका बताया गया है? चिप्स का बताया गया है। देखिए, अब चिप्स जो होती है वो चिप्स की जो थैलियाँ होती है, आपने देखा होगा चिप्स का जो पाउच लेके आते हैं, चिप्स की थैलियों में क्या करते हैं? ये चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन अगर गैस भरी हुई है तो वो क्या करेगी? जो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जैसे कि आपको मैं दोबारा समझाती, देखिए ये मैंने क्या लिया? चिप्स का पाउच लिया। ठीक है, इसमें मैंने चिप्स रख दिए। तो अब आता हूँ, अगर मैं चिप्स को जो पैकिंग करूँगी तो इसमें ऑक्सीजन तो आएगी। तो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए वो क्या करते हैं? इसमें क्या ऐड कर देते हैं? नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? नाइट्रोजन को
और अधिक मात्रा में भर देते हैं। अगर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में भरी होगी तो ये जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जो चिप्स है वो चिप्स की जो थैलियाँ हैं वो क्या होगी, खराब नहीं होगी। चिप्स की जो होती है थैलियाँ वो खराब नहीं होगी। आपने देखा हो जब भी हम चिप्स लेते हैं तो उसमें क्या होती है, गैस भरी हुई होती है। जो चिप्स में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ताकि वो चिप्स जो है वो क्या हो, खराब नहीं हो। चिप्स की जो क्वालिटी है, उसका जो स्वाद है वो खराब नहीं हो। अगर ये जो हम विकृत गंधीयता युक्त जो पदार्थ खाएंगे तो इससे हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। अब देखिए मैंने आपको ये पूरा जो चैप्टर है, जो रिएक्शन वाला जो टॉपिक था, जो अभिक्रिया वाला जो टॉपिक था, वो मैंने पूरा करवा दिया है। अब हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है वो पूरा हो चुका है। आप इसको बुक से पढ़ लीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।